हेलो बच्चों, प्रतिहार क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान के बहुत सारे क्वेश्चन लाए हैं जो प्रीवियस ईयर में आपके लिए पूछे गए। ये ग्रुप डी के लिए है। हेलो बच्चों, प्रतिहार क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले पेपरों में जो विज्ञान के क्वेश्चन आए हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी एग्जाम होने वाला है आगे नवंबर में ग्रुप डी का। उसके लिए अलग अलग शिफ्टों से पहले की शिफ्टों से क्वेश्चन लाए हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें रिपीट होते हैं क्वेश्चन, इसलिए आज हम आपको पिछले वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे। तो शुरू करते हैं। जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से कम 5 या 6 क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा 10 क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। लौंग प्राप्त होती है, ये पहले एग्जामों में पूछे गए हैं क्वेश्चन। लौंग प्राप्त होती है जड़ से, फल से, तने से, पुष्प कली से। तो डी, पुष्प कली से। इसमें आपको यह बताना था कौन से भाग से लौंग प्राप्त होती है, कौन से भाग से बनती है। आगे चलते हैं। लाइकेन मिश्रित जीव है, यानी लाइकेन दो जीवों से मिलकर बना हुआ है। इसे हम प्राकृतिक सूचक भी बोलते हैं। SO2 का प्रदूषण होते ही ये बता देता है। तो ये किससे बना होता है? दो से, कवक और शैवाल, कवक और शैवाल से। और इसका ये भी क्वेश्चन आता है कि SO2 का प्रदूषण होने पर कौन सा जीव बताता है? तो ये लाइकेन बताता है। अगला क्वेश्चन, आलू किसका संशोधित रूप है? यानी आलू क्या है? जड़ है, फूल है, पत्ती है या तना है? तो आलू है तना, डी। आप ये क्वेश्चन के आंसर कमेंट में दीजिए और देखिए कितने आपके सही हो रहे हैं। निम्न में से कौन सी दवा पादप की छाल से प्राप्त होती है? पादप की छाल से प्राप्त होती है। एकोनाइट, बेलाडोना, एफेड्रिन, क्यूनेन। तो ये प्रश्न ऐसे भी पूछा गया है कि मलेरिया के उपचार के लिए कौन सा पौधा उपयोग में लिया जाता है? तो वो होता है क्यूनेन। तो क्यूनेन मलेरिया के लिए उपयोग में लिया जाता है और ये पादप की छाल से प्राप्त होता है। याद रखना दोनों क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया होती है, पेड़ के कौन से भाग में यह अभिक्रिया होती है? स्ट्रोमा, कोशिका द्रव्य में, ग्रेना में, प्लाज्मा झिल्ली में। तो ये होती है ग्रेना में। इसमें होती है ग्रेना में, ऑप्शन सी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इतने हार्ड क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन बंद कर दिए गए हैं, अब बहुत हार्ड हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, लेवल बदल चुका है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रक्त, पेशी या फ्लोएम। उपयोग में से कौन से उत्तक है? यानी उत्तक कौन कौन से? रक्त उत्तक है, तो रक्त एक संयोजी उत्तक है। पेशी उत्तक है। फ्लोएम जो पेड़ पौधे में पाता है वो भी उत्तक है। यानी तीनों के तीनों उत्तक है। ये भी उत्तक है, ये भी उत्तक है और ये भी उत्तक है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, रक्त, पेशी और फ्लोएम तीनों के तीनों उत्तक है। मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन होता है, यानी इंसुलिन किस ग्रंथि से या किस अंग से निकलता है? पीनियल ग्रंथि जो हमारे मस्तिष्क में होती है, थाइमस जो हमारे दिल के पास होती है, अग्नाशय हई और पीयूष ग्रंथि भी मस्तिष्क में होती है। सबसे छोटी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। तो वो ये मानव शरीर इंसुलिन कहां से पैदा होता है? अग्नाशय। यहाँ पर आपके ऑप्शन में आएगा अमाशय, वो नहीं करना है, अग्नाशय करना है। अमाशय और अग्नाशय में आप कंफ्यूज हो सकते हो। लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? लार होती है ना, वो किसका पाचन करती है? लार मुंह में होती है, तो सबसे पहले मुंह में होता है स्टार्च का पाचन, फिर पेट में होती है प्रोटीन और वसा का पाचन। तो लार किसका पाचन करती है? स्टार्च का। चलो आगे। मछली कहां से सांस लेती है? यानी हम जैसे नाक से सांस लेते हैं ना, मछली किस अंग से सांस लेती है? नाक, गलफड़ा, फेफड़े या पंख? इसमें नाक तो नहीं है, फेफड़े भी नहीं है, आपको कंफ्यूज होगा गलफड़ा और पंख में। पंख से तैरती है और गलफड़ों से वो सांस लेती है, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भोजन प्राय किसमें पचता है? यानी भोजन सर्वाधिक समय या सर्वाधिक अच्छा कहाँ पचता है? यकृत में तो पचता ही नहीं है, तो यकृत तो गलत ही है। ओके, छोटी आंत में पचता है, पेट में तो हो गया, पेट में तो बहुत सारी चीजें, बड़ी आंत में पचता नहीं है। पचता सिर्फ कहां पर है? ये छोटी आंत, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि है या नहीं है? ये याद रखना, नहीं है। तो पीयूष ग्रंथि है, हाँ। थायराइड, बिल्कुल। लार ग्रंथि नहीं, और अभी वक ग्रंथि है। तो इसमें आंसर होगा ये हमारी ग्रंथि नहीं है, तो ऑप्शन सी। अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। लार ग्रंथि होती है कानों के नीचे, लेकिन वो अंतःस्रावी ग्रंथियों में नहीं गिनी जाती। आरबीसी का जीवन काल होता है 100 दिन, 110 दिन, 120 दिन, 130 दिन। इसका होगा सी, 120 दिन। अब आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होते हैं, बिंबाणु होते हैं। आरबीसी का 120, डब्ल्यूबीसी का होता है 4 से 5 दिन और बिंबाणुओं का भी 3 से 6 दिन। तो तीनों का याद रखना, आरबीसी का 120 दिन, डब्ल्यूबीसी का
3 से 5 दिन और विमाणु का 3 से 6 दिन। इसके आसपास रखना, जरूरी नहीं है कि 4 दिन ही हो, आगे भी 5 दिन भी हो सकते हैं। किस रक्त समूह को सार्वजनिक दाता कहा जाता है? दाता और ग्राही होता है, तो सार्वजनिक दाता है वो है O नेगेटिव। वैसे तो O को मानते हैं, लेकिन O पॉजिटिव और O नेगेटिव दिए हुए हैं ना, तो आप देखिए ऐसे ऑप्शन आ जाए O नेगेटिव O पॉजिटिव, तो आपको O नेगेटिव करना है। और अगर A प्लस यानी AB O दिया हुआ है तब आपको O करना है। इसी प्रकार इसमें बोले सार्वजनिक ग्राही, तो AB पॉजिटिव या ऐसे AB। ओके, चलते हैं। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है? हड्डियां है ये, कितनी हड्डियां होती है तो बताओ। हड्डियां होती है नवजात शिशु में, वयस्क में तो 206 और नवजात में होती है 300 हड्डियां। कितनी होती है? 300, और वयस्क में 206 हड्डियां। हीमोग्लोबिन में निम्न धातु होती है, यानी कौन सी धातु हीमोग्लोबिन में होती है? तो आपको पता है रक्त के साथ बहता है, रक्त में कौन सा होता है? आयरन, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो होती है आयरन। कौन सी? आयरन, ए ऑप्शन। कौन सी? आयरन। आगे चलते हैं। RH कारक की खोज किसने की? ये रक्त समूह है उन 4 के अलावा, RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव। इसकी खोज एक्सले, डार्विन, वेलेंस या लैंड स्किनर और वीनर, इन दोनों ने RH कारक की या RH फैक्टर बोलते हैं, RH फैक्टर की खोज किसने की? इंग्लिश में फैक्टर तो इंग्लिश वाला है। रक्तचाप, लार आना, वमन इत्यादि अनैच्छिक मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है? ये एक अनैच्छिक क्रिया है, वो कौन सा भाग मस्तिष्क का उन्हें नियंत्रित करता है? मध्य मस्तिष्क, मेडुला, हाइपोथैलेमस, प्रमस्तिष्क, तो इसमें होगा मेडुला। मेडुला आल्मगेटा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, रतौंधी का कारण है? विटामिन ए की कमी, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? ये विटामिन से एक ना एक क्वेश्चन आएगा, इनके रासायनिक नाम पूछ लेगा, स्रोत पूछ लेगा, या कौन से इनकी कमी से कौन से रोग होते हैं, तो ये आपको देखना है। हमने इस पर एक वीडियो बनाया है, तो इस चैनल पर आपको मिल जाएगा, कल ये अपलोड कर दिया जाएगा, वो देख लेना, उनमें से ही आएगा क्वेश्चन। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, और कंफर्म है हर शिफ्ट में आपको ये ऐसा क्वेश्चन दिखेगा रतौंधी का, यानी विटामिन का, कौन से विटामिन से कौन सी रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम ये देख लो, विटामिन सी का रासायनिक नाम साइट्रिक अम्ल, प्रतिस्कर्वी जिसे एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, कौन सा होगा? तो इसमें प्रतिस्कर्वी या हम बोल सकते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल, तो याद रखना आप एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, जिसे प्रतिस्कर्वी क्यों बोलते हैं? क्योंकि विटामिन सी की कमी से रोग होता है स्कर्वी रोग, इसलिए इसे प्रतिस्कर्वी बोलते हैं। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? कौन सा रोग जीवाणु से होता है, कौन सा विषाणु से होता है, कौन सा प्रोटोजोआ से होता है, कवक से होता है, कृमि से होता है? ये 5 प्रकार के अलग अलग जीवाणु द्वारा अलग अलग के द्वारा रोग फैलाए जाते हैं, तो इनमें से किसके द्वारा कौन सा रोग होता है ये भी आपको याद करके जाना है, इसमें भी क्वेश्चन आएगा। तो पोलियो, टाइफाइड, हीमोफीलिया, फाइलेरियासिस, तो इसमें होगा टाइफाइड। ये क्वेश्चन आपके जो पिछले साल में आए हुए हैं या पिछले शिफ्टों में आए हुए हैं, पिछले साल जब ये वैकेंसी आई थी ग्रुप डी की, ये बताते हैं कि अब कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, उनके आसपास वाले क्वेश्चन आप याद करो, आपके बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। जैसे ये क्वेश्चन देख लो, तो इसमें जीवाणु द्वारा कौन से रोग होते हैं, अब विषाणु के याद कर लो, प्रोटोजोआ के याद कर लो, कवक के याद कर लो, उनमें से आएंगे, और क्वेश्चन आएंगे नहीं। तो ओके, चलते हैं आगे। बच्चों के ट्रिपल एंटीजन डीपीटी किस रोग को रोकने हेतु दी जाती है? RS, ग्रुप डी, पटवारी, तीनों में यह क्वेश्चन पूछा गया है। डीपीटी किस रोग को रोकने हेतु दी जाती है? डी का डिप्थेरिया, बी का, अब ये पोलियो नहीं होगा, ये पोलियो नहीं होगा, पी से पोलियो नहीं, पी से टिटनेस, पी से होगा पर्टुसिस। क्या होगा? पर्टुसिस बोलते हैं कुकर खांसी को, तो इसका ऑप्शन होगा ए। अब इसे समझो, डी का डिप्थेरिया, पी का पर्टुसिस का कुकर खांसी, और टी का टाइफाइड नहीं है। ये देखो इसमें टाइफाइड दिया हुआ है, तो ये टाइफाइड नहीं होगा, टिटनेस होता है।
तो ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। पी वाला और टी वाला, डी से तो डिप्थेरिया होगा, डेंगू नहीं, डिप्थेरिया ये सब होता है। पी का याद रखना, कुकर खांसी यानी पिटोसिस, और टी का टिटनेस। निम्न में से किस रोग में रोग कारक एक प्रोटोजोआ है, यानी प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग? टाइफाइड जीवाणु, स्वाइन फ्लू विषाणु, निमोनिया विषाणु, और मलेरिया प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम रोग कारक होता है। रोगवाहक मच्छर, कौन सा? मादा एनोफ्लिज मच्छर। 18 कैरेट सोने में होता है, यानी सोना, शुद्ध सोना 24 कैरेट। 18 कैरेट सोने में कितना प्रतिशत सोना होता है और अन्य धातु कितनी होती है? तो 75% सोना और अन्य धातु 25%। ये प्रश्न आया हुआ है। निम्नलिखित में हम कह सकते हैं यौगिक दिया हुआ है, उसमें कास्टिंग सोडा का रूप कौन सा है, यानी कास्टिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताना आपको। NaHO3, NaOH, NaCl, NaNO4। तो इसमें होगा NaOH। इसमें आपको बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, ये सब प्रश्न पूछते हैं। तो कास्टिंग सोडा का NaOH। उत्पादक गैस निम्नलिखित में, यानी निम्नलिखित का मिश्रण है, यानी कौन सी उत्पादन गैस का सूत्र है? CO + N2, CO2 N2, CO2 H2, CO + H2। तो इसमें होगा ऑप्शन ए, ये उत्पादक गैस है, और CO + H2 प्रोड्यूसर गैस। ओके, CO + N2 उत्पादक गैस। चूने के पानी में CO2 प्रभावित करने पर चूने का पानी हो जाता है, ये पानी है, चूने का पानी हो जाता है। कैसा होता है? दूधिया होता है, चमकीला होता है, चांदी के रंग का होता है, सुनहरा पीला होता है। तो इसमें ऑप्शन होगा ए, दूधिया हो जाता है। आगे चलते हैं। कोलाइट, ये भी प्रश्न आया हुआ है। कोलाइट है, ये 2 बार आया हुआ है, वो एक ही बार तो सभी आए हुए हैं प्रश्न। जितने प्रश्न आएंगे ना वो हर शिफ्ट में, पिछले वाली शिफ्ट में आए हुए हैं, वही उठाए हुए हैं। लेकिन कोलाइट जो इंपोर्टेंट बहुत ज्यादा है, हर दूसरी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। कोलाइट है एक विस्पांगी मिश्रण, एक यौगिक, एक सममांगी मिश्रण, उपयोग में से कोई नहीं। तो ये एक विस्मांगी मिश्रण है। क्या है? विस्मांगी मिश्रण। अगला क्वेश्चन 28वां। प्रोपेन के अणु में सी बंध और CH बंध, कौन कौन से बंध? CH और CC बंध। अनुपात बताना है। तो प्रोपेन का सूत्र क्या होता है? CH3, CH2 और CH3। तो देख लो, ये C बंध 1, ये C बंध 2, 2 C बंध, 3 2 5 3 8 8। तो ये देखो, ये 2 से 8 एक बार, और ये 4 बार, यानी 1:4। तो ये होगा आंसर, यानी ये आंसर 1:4, यानी CC और CH बंधों का अनुपात क्या होगा? 1:4। आगे चलते। निम्नलिखित में से कौन सा अणु या परमाणु एटम का भाग नहीं है? कौन सा नहीं पाया जाता? इलेक्ट्रॉन में होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, तीनों होते हैं। प्रोटॉन नहीं होता। क्या नहीं होता? प्रोटॉन नहीं होता। और ऐसे ही बेसिक और हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे। ये आप इसे आप नॉर्मल मत समझिए, बहुत हार्ड क्वेश्चन माने जाएंगे। लेवल के अनुसार तो हार्ड ही है, जिनको विज्ञान है वो तो कर लेंगे, जिनके नहीं है ना वो नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसे हार्ड ही माना जाएगा। अब ये देखो, जिनके विषयों के साइंस कभी पढ़ी नहीं उनको ये कैसे आएगा? अक्षी F4 की संरचना है वर्गाकार समतलीय, चतुष्फलकीय, पिरामिडीय या त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय? बताओ, ये हार्ड नहीं है क्वेश्चन, और ये आया हुआ पीछे, वर्गाकार समतलीय। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र? प्लास्टर ऑफ पेरिस, नीलाथ होता और फिटकरी, ये ऐसे जो बड़े सूत्र है ना वो भी पूछे गए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होगा CaSO4 2H2O, CaNO3 2, CaSO4 half H2O, Ca3PO4 2। तो कौन सा होगा? इसमें होगा C ऑप्शन, CaSO4 half H2O। इसमें और इसमें यही अंतर है कि इसमें जल 2 अणु है, इसमें आधा अणु जल का, तो नीचे वाला होगा आधा अणु वाला। आगे चलते। निम्न में से कौन सा उत्प्रेरण का प्रकार नहीं है, यानी कौन सा उत्प्रेरण नहीं होता? समांगी उत्प्रेरण पड़ा हुआ है, कृत्रिम नहीं, विषमांगी होता है, एंजाइम होता है, यानी कृत्रिम उत्प्रेरण नहीं होता, और तीनों होते हैं। ये देखो, अक्कल नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा एरोमेटिक यौगिक है, यानी एरोमेटिक कौन सा है? अब आप बताओ, ये क्वेश्चन
केमिस्ट्री से है, ये बच्चे कौन से कर पाएंगे? जो विज्ञान को अच्छी तरीके से पढ़े वही कर पाएंगे। ये एरोमेटिक नहीं है, ये भी नहीं है, दिख रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ पर बंद नहीं है, तो इन तीनों में तो बंद अधूरे हैं, तो ये एरोमेटिक नहीं हो सकते, इसमें बंद पूरे हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 ये एरोमेटिक है, कल की नहीं मतलब। ये आ गया। नीले तोते का रासायनिक सूत्र है, नीले तोते का रासायनिक सूत्र है ZnSO4 7H2 CuSO4 CuSO4 5H2 CaCO3। तो चारों में से बताओ कौन सा नीले तोते का रासायनिक सूत्र है? CuSO4 CuSO4। अगला, मानव पोषण के लिए टमाटर बहुल स्रोत है, यानी टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैथोलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? चींटी के डंग में फॉर्मिक अम्ल, और बिच्छू के डंग में मैथोलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर के, और साइट्रिक अम्ल खट्टे जैसे नींबू संतरा, और एसिटिक अम्ल सिरके में। चारों याद रखना, मैथोलिक अम्ल बिच्छू के डंग में, ऑक्जेलिक अम्ल इसका उत्तर है टमाटर में, साइट्रिक अम्ल जैसे नींबू संतरा, और एसिटिक अम्ल सिरका। निम्न में से कौन सा ऑर्गेनिक अम्ल है? ऑर्गेनिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, फॉस्फेरिक अम्ल। तो कौन सा अम्ल होगा? ऑर्गेनिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल। एक्वारेजिया, ये देखो ये क्वेश्चन पूछा गया, एक्वारेजिया अम्ल राज बनाया जाता है, यानी कौन से दो अम्लों के अनुपात से मिलाकर अम्ल राज एक्वारेजिया बनाया जाता है? तो कौन कौन से? देखो इसमें H2SO4 और HNO3 होता है, इसका अनुपात होगा 3, इसका अनुपात होगा 1। ये देखो, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, नहीं गलत। सांद्र नाइट्रिक अम्ल एवं सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 4:1 नहीं, नाइट्रिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल 3:1 यार है। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल को 3:1, तो कौन सा होगा इसमें बताओ? कौन से अनुपात में सही माना गया है? इसमें होगा ऑप्शन डी, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल 3:1 में होगा। अगला क्वेश्चन, फ्रेयॉन 12 का सूत्र है CF2Cl2 CFCl3 CF3Cl C2Cl6। तो कौन सा फ्रेयॉन 12 का सूत्र है? ये बताओ। ये जो बच्चे हैं उनको कैसे आएगा? इतने 8 क्वेश्चन पूछेंगे। CF2Cl2। निम्न में से कौन सी सर्वाधिक क्रियाशील धातु है? सर्वाधिक क्रियाशील धातु, जस्ता, लिथियम, तांबा, चांदी। चांदी सर्वाधिक सुचालक मानी जाती है, जबकि इसमें सर्वाधिक क्रियाशील धातु पूछी, तो सर्वाधिक क्रियाशील धातु होगी वो होगी लिथियम। सर्वाधिक विद्युत की सुचालक चांदी। बर्तनों में नॉन स्टिक सतह के लिए उपयुक्त होता है, बहुत ज्यादा पूछा गया। टेरिलीन नहीं, टेरिलीन, टेफ्लॉन, डेक्रोन, फ्रियोन। टेफ्लॉन इसमें उपयोग होता है नॉन स्टिक सतह बनाने के लिए। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे में मिलाया जाता है, यानी लोहे में क्या मिलाएं कि वो स्टील बन जाए? टिन एंड जिंक, निकिल एंड क्रोमियम, कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड टिन। तो इसमें होगा निकिल एंड क्रोमियम। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है, मेथेन, प्रोपेन, एथेन, ब्यूटेन। ये देखो पॉलीथीन, तो पॉलीथीन से होता है एथीन, तो एथेन का उपयोग होता है। आगे, कपास में निम्न में से किस प्राकृतिक बहुलक या पॉलीमर से बनाया जाता है? यानी कपास किससे बनता है? स्टार्च, जिसे बट बोलते हैं, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज या प्रोटीन। तो इसका ऑप्शन होगा सी, सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज पौधों में पाया जाता है। पेट्रोल में होता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखो, कार्बन होता है, परमाणु वायु होता है, उदजन होता है, प्राण वायु होता है, नत्रजन होता है, प्राण वायु होता है, कार्बन होता है, उदजन होता है। ये तो जो साइंस पढ़ के आए हैं उन्हें भी नहीं आता होगा, इतना हार्ड क्वेश्चन। ये होता है कार्बन और उदजन। निम्न में से कौन सा पॉलीएमाइड बहुलक है? पॉलीएमाइड बहुलक का उदाहरण कौन सा है?
नाइलॉन 66 या 66 है, 66 नहीं है। टेफ्लॉन, टेरिलीन, पॉलीथीन। पॉलीथीन तो आप जो प्लास्टिक उपयोग करते हैं उन्हें बोलते हैं। तो इसमें होगा नाइलॉन 66, यही पॉलीएमाइड बहुलक का उदाहरण है। भोजन बनाते समय बर्तन की तली बाहर से काली होना दर्शाता है। आप भोजन पकाते हो तो नीचे से बर्तन काला होता है, उसका कारण क्या है? ईंधन आर्द्र है, यानी ईंधन गीला है। ईंधन पूरी तरह से नहीं जला है। भोजन सही तरीके से नहीं पका है। ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो इसका ऑप्शन होगा बी, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ईंधन पूरी तरह से जलता तो ये काला नहीं होता, धुएं से होता है काला। निम्न दो सूचियों को हमें मिलाना है। इसमें इधर उपकरण है, इधर उनके द्वारा कार्य किए जाते हैं, यानी कौन से मापन किए जाते हैं। एरोमेटिक एमीटर, एनोमोमीटर, एल्टीमीटर। इसमें ऊंचाई मापन, इंजन गति मापन, विद्युत धारा मापन, पवन वेग मापन, वायु गैस यानी घनत्व भार मापन। तो ये याद रखना, इसमें सबसे आसान पहले आपको एमीटर पता है सभी को, विद्युत धारा का मापन। फिर है अल्टीमीटर, अल्टीमीटर ऊंचाई का मापन करता है। एरोमीटर वायु घनत्व भार मापन करता है। एनीमोमीटर पवन वेग मापन। इंजन गति मापन इसमें छोड़ दिया जाएगा। ये ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, इधर 4 दिए हुए थे, इधर 5, इनसे मिलान करना था कि ये 4 इन कौन से चारों से मिलेंगे, एक को छोड़ना था। अर्ग, जूल और कैलोरी। अर्ग, जूल और कैलोरी तीनों की तीनों इकाइयां किसकी होगी? दाब, बल, ऊर्जा या चुंबक के ध्रुव शक्ति। ये एक है चुंबकीय ध्रुव शक्ति। तो इसमें ऑप्शन होगा सी, ऊर्जा। कौन सा? ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, त्वरण को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? यानी मात्रक की जो हम इकाई लगाते हैं वो कौन सी होगी? एमएस वेग का, एमएस 3, केएमएस यानी किलोमीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड क्यूब, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कौन सी होगी? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। विद्युत धारा का असाई मात्रक है, ओम है, एम्पियर है, वोल्ट है, वाट है। ये तो सभी को पता है, बी ऑप्शन एम्पियर। कुछ क्वेश्चन सरल भी हैं, कुछ हार्ड है, तो ये आप देख लो कि सरल क्वेश्चनों से सिलेक्शन नहीं होता। हार्ड क्वेश्चन भी आप अगर अटेम्प्ट करते हो और उनमें बेस्ट देते हो तो आपके ज्यादा फायदा होगा। चुंबकीय फ्लक्स का असाई मात्रक है, चुंबकीय फ्लक्स का असाई मात्रक, यानी ये देखो जो राशियां हैं, भौतिक राशियां, उनका मात्रक ज्यादातर पूछा गया है। तो आप ये लिख लो कौन कौन से याद करें। जैसे रोग याद करने हैं वो ज्यादा पूछे जाते हैं, भौतिक राशियों के मात्रक पूछे जाते हैं। वैसे इसमें टेस्ला, गाउस, वेबर, एम्पियर। एम्पियर तो धारा का हो गया। चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है? वेबर। क्या होता है? वेबर। डिस्ट धारा की आवृत्ति है, डिस्ट धारा की आवृत्ति है 0 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 220 हर्ट्ज। तो बताओ इसमें होगा डिस्ट धारा की होगी 0। कितनी होगी? 0। अगला क्वेश्चन, एक जैव पद्धति में जिसमें प्रसरवे ध्वनि का उपयोग किया जाता है, प्रसरवे ध्वनि का उपयोग किया जाता है, कौन सी एक मशीन है जिसमें प्रसरवे ध्वनि का उपयोग किया जाता है? सोनोग्राफी, ईईजी, ईसीजी, एक्सरे। कौन सी? सोनोग्राफी। इसमें प्रसरवे ध्वनि का उपयोग किया जाता है। ध्वनि के भी क्वेश्चन आते हैं। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है, मानक ध्वनि स्तर यानी मनुष्य आराम से उसे सुन सकता है, उसे कोई हानि नहीं होगी। तो कौन सा होगा? 60 डीबी। ये क्या है? डेसिबल। डीबी का मतलब है डेसिबल। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? बताओ। ये ध्वनि के 3 क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार, अलग अलग शिफ्टों में, एक शिफ्ट में नहीं, अलग अलग शिफ्टों। तो लोग आपस में बात करते हैं, उनके लिए कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है? 5, 10, 30, 100। तो उसमें होगी सी, लगभग ऊपर नीचे हो सकती है। कभी आप जोर से बोलो, कभी आप धीरे बोलो, यानी नॉर्मल आप बोलते हो ना, वो 30 डेसिबल आवाज होती है, ध्वनि उत्पन्न करती है। हमें वास्तविक सूर्य उदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है। इसमें 2 है। देखो आप सूर्य उदय होने से पहले ही सूर्य दिख जाएगा, सूर्य अस्त होने के बाद आपको सूर्य दिखता है। तो ये किसके कारण होता है? प्रकाश का परिकिरण, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन या प्रकाश का विवर्तन। तो ये होगा प्रकाश का अपवर्तन। ये आपको ये दर्शाता है कि प्रकाश में से प्रकाश की बहुत सारी घटनाएं, जैसे परावर्तन है, प्रकीर्ण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, अपवर्तन है, व्यतिकरण है, इन्हें आप अच्छी तरीके से पढ़िए। इनमें भी उदाहरण पूछे जाते हैं, उदाहरण आप याद कर लें।
जब हरी पत्ती पर सफेद प्रकाश आपतित होता है तो क्या होता है, यानी क्या होगा? पत्ती के द्वारा मुख्य रूप से हरा रंग अवशोषित होता है। पत्ती के द्वारा मुख्य रूप से हरा रंग परावर्तित होता है। पत्ती के द्वारा हरे रंग के अतिरिक्त अन्य सभी रंग परावर्तित होते हैं। पत्ती के द्वारा सभी रंगों का अवशोषण समान रूप से होता है। यही है, पत्ती के द्वारा सभी रंगों का अवशोषण समान रूप से होता है। ऑप्शन डी। परावर्तन का नियम, इसमें आपतन कोण, परावर्तन कोण यानी आई आर बराबर होता है प्रकाश की एक किरण परावर्तन के लिए सही है, यानी कौन से सतह पर सही है? समतल, अवतल, उत्तल या सभी? कौन सी सतह पर सही है? तो ये तीनों के तीनों सतह पर सही है, यही नियम लागू होगा। ये सभी सतहों पर नियम लागू होता है, आई बराबर आर, पढ़ा होगा ना। निम्न में से कौन सा रंग प्रिज्म से गुजरने पर सबसे ज्यादा विचलित होता है? सबसे ज्यादा विचलित कौन सा होगा? सबसे कम विचलित कौन सा होगा? किसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होती है, किसकी तरंग दैर्घ्य कम होती है, ये क्वेश्चन भी आता है। तो ये देखो, सबसे ज्यादा विचलित कौन सा होता है? बैंगनी। सबसे कम विचलित होता है लाल रंग। सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य लाल की, सबसे कम बैंगनी की। उल्टा होगा, लाल और बैंगनी उल्टे होते हैं। अगर बैंगनी की ज्यादा है तो लाल की कम, लाल की ज्यादा है तो बैंगनी की कम, यानी विचलन सर्वाधिक बैंगनी का तो कम लाल का, तरंग दैर्घ्य ज्यादा लाल की तो कम बैंगनी की। ऐसे भी याद कर लेना। नेत्र लेंस पर एक अपारदर्शी झिल्ली बन गई है, यानी आपके नेत्र है उस लेंस में अपारदर्शी झिल्ली बन गई है जो कि दृष्टि पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, जिससे आपको दिखना बंद हो गया। यह नेत्र दोष कौन सा है? जरा दृष्टि दोष, मोतियाबिंद, दृष्टि वैमन से, निकट दृष्टि दोष। तो ये होगा मोतियाबिंद, यानी आपके आंख में कॉर्निया के सफेद 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 झिल्ली आ जाती है, उसे हम अपारदर्शी झिल्ली बोलते हैं ना, जिसे हम देख नहीं पाते, तो मोतियाबिंद कहलाता है। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी अवतल लेंस है, उत्तल लेंस है, समतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, ये 5 अलग अलग प्रतिबिंब बनाते हैं। अलग अलग की अलग अलग विशेषता होती है। तो कौन सा होगा? सीधा वास्तविक एवं अनार्धिक, उल्टा वास्तविक एवं साइज यानी नॉर्मल साइज। सीधा आभासी है ये, और अनार्धित सीधा आभासी एवं साइज में बिंब से छोटा। तो ये होगा, सीधा होगा, आभासी होगा और छोटा होगा, तीनों याद रखना, सीधा भी होगा, आभासी होगा और छोटा होगा। आगे चलते हैं। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, ये आपके आईक्यू लेवल से संबंधित है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होता है? जब हम बर्फ का टुकड़ा पानी में डालते हैं ना, तो पानी का लेवल ऊपर आता है। बर्फ का आधा हिस्सा अंदर आधा हिस्सा ऊपर, यानी आधा अंदर आधा बाहर है। जैसे जैसे बर्फ पिघलेगी ना, उस बर्फ ने पहले ही उस स्तर को बढ़ा दिया था, अब और नहीं बढ़ाएगी, यानी उतना ही रहेगा। बर्फ डालने बाद जितना था ना उतना ही रहेगा पिघलने के बाद भी। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है, यानी हम नीचे पानी को उबालते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, पहाड़ पर चले गए तो हमें तापमान ज्यादा देना पड़ेगा, तापमान कम देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा वो बताओ? तो 100 डिग्री से अधिक, 100 डिग्री से कम, 100 डिग्री या निम्न से कोई नहीं, तो हमें तापमान कम देना होगा, 100 डिग्री से कम पर उबल जाएगा। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? पानी में नमक मिलाओगे तो क्या होगा? कवतनाक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। कवतनाक घटता है और जमाव बिंदु बढ़ता है। कवतनाक और जमाव बिंदु दोनों घटते हैं या दोनों बढ़ते हैं? तो बताओ। पानी में आप नमक मिला के फ्रिज में रख देना, जल्दी जमेगा, यानी पहले वो टाइम लेता जमाव में कम हो गए, यानी जमाव बिंदु तो घटता है। ये रहा, जमाव बिंदु घटता है तो कवतनाक बढ़ेगा, ये याद है। आगे चलते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने हेतु प्रयुक्त युक्ति कहलाती है। विद्युत धारा का उत्पन्न करती है, यानी विद्युत धारा को कौन उत्पन्न करता है? गैल्वेनोमीटर, एमीटर, जनरेटर, मोटर। तो इसमें होगा एमीटर, बी ऑप्शन। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये ऐसे नहीं है, इसमें ये 6.25 यानी 6.25 इंटू 10 की घात 18 है। ये 18 साथ में लिख दिया गया, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, ये होगा। ओके, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, इसमें 6.25 इंटू 10 की घात 18 है, ये 18 साथ में नहीं है, 18 घात है। ओके, चलते हैं आगे। निम्न सेलों में से किस सेल से निरंतर एवं नियत धारा लंबे समय के लिए प्राप्त नहीं की जा सकती? यानी थोड़े समय के लिए ही धारा मिलती है, वापस रुकती है, धारा मिलती है, वापस रुकती है, ऐसे। तो कौन सा सेल? सीसा संचालक सेल, डेनियल सेल, एडिसन सेल, लेक्लांसी सेल। ये सेल कब आते हैं? आपके 12th के बाद आते हैं, वो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, यानी नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया है लेकिन आए हुए हैं। तो वो कौन सा सेल होगा? डेनियल सेल। अगला क्वेश्चन,
शुष्क सेल एक तरह का है, यानी प्राइमरी सेल है, सेकेंडरी सेल है, लेड एसिड सेल है, निकल आयरन सेल है। सेल के भी क्वेश्चन आए हुए, तो वो होगा सेकेंडरी सेल। कौन सा सेल? सेकेंडरी सेल। कुछ युक्तियां संबंधित ऊर्जा उत्पादन रूपांतरण नीचे दिए गए हैं, ये पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा। उपकरण देंगे, कौन सी ऊर्जा को किस में बदल रहा है, कौन सी ऊर्जा को किस में बदल रहा है, ये देख लें। तो इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर, इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा, बिल्कुल सही। ये बताना है, राइट और रॉन्ग बताना है, तो ये सही। इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। इलेक्ट्रॉनिक मोटर विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, ये उल्टा होता है, बिल्कुल सही है। डीजल इंजन, अब देखो डीजल इंजन में क्या होगा, डीजल इंजन में हम प्रकाश थोड़ी डालते हैं, रासायनिक से विद्युत बनता है, तो ये क्या होगा? गलत। ये क्या होगा? गलत। सोलर सेल, सोलर सेल में रासायनिक से यांत्रिक नहीं बनता, रासायनिक से बनता है विद्युत, तो ये भी गलत। तो इसमें दो ऑप्शन गलत आ गए थे, लेकिन आपको याद रखना है डीजल इंजन में रासायनिक से विद्युत और सोलर सेल में रासायनिक से विद्युत, और यहां पर क्या होगा? रासायनिक से विद्युत। चलो, उत्तक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बीसेट, वाटसन, अरस्तु, मेंडल, किसने किया था? बीसेट। आपके ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि पिछले साल के एग्जामों में ये बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, और आपके ग्रुप डी में शिफ्ट में, हर शिफ्ट में देखे जाएंगे। तो इसके लिए इनके आसपास वाले क्वेश्चन भी आप याद करना, ये हो जाएंगे, वो आसपास के हो जाएंगे, यानी आपके कम से कम 300-400 क्वेश्चन होंगे ना, उसमें बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट हो जाएगा। या तो आप बोल देना, मैं इनके व्याख्या के साथ ले आऊंगा। हल्दी अदरक का कौन सा भाग खाया जाता है? कंद, सलकंद, परकंद, धनकंद। ये भी बहुत अच्छे है। कंद में जैसे आलू आता है, सलकंद में लहसुन और प्याज, परकंद में हल्दी अदरक, ये रहा ऑप्शन सी। धनकंद में अरवी, अरवी आता है, अरवी। नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है? ये भी पूछा जाता है, कौन से फल का कौन सा भाग खाया जाता है? आप 10-15 याद कर लेना, कौन से फल का कौन सा भाग खाया जाता है, तो या आपके ये क्वेश्चन सही हो सकता। इसमें अंतःभित्ति, एरिल, परिदल पुंज, भ्रूणपोष, भ्रूणपोष खाया जाता है, नारियल अंदर वाला भाग। कितने डिग्री तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों पैमाने पर समान पाठ्यांक होता है, यानी समान होते हैं दोनों, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट? 40 डिग्री, वो भी माइनस, -25 डिग्री, -48 डिग्री, 20 डिग्री, तो होता है -40 डिग्री पर दोनों बराबर होते हैं। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति, इसमें देखो अलग अलग की अलग अलग कोशिका भित्ति अलग अलग से बनी होती है। जैसे सेल्यूलोज से कोशिका भित्ति होती है, वो पौधों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है। काइटिन, काइटिन कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है। इलेक्टिन, इलेक्ट्रॉन शैवाल की कोशिका भित्ति में बनता है, यानी शैवाल की कोशिका भित्ति इलेक्ट्रॉन से बनती है। नन ऑफ दीज तो नहीं है, काइटिन हो जाए इसका उत्तर बी। सर्वप्रथम जीवित और मुक्त कोशिकाओं की खोज किसने की? ये ऑप्शन बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज किया था। सर्वप्रथम जीवित, ये याद रखना। अगर मृत कोशिका पूछे तो रोबोट हुक, जीवित कोशिका पूछ ले तो लेवन हुक, जीवाणु दांत की मसूड़े में, तो लेवन हुक इसका उत्तर होगा, रोबोट हुक नहीं। ज्यादातर बच्चों ने रोबोट हुक किया था, क्यों? ये मृत कोशिका है, यानी ये जीवित कोशिका है, मृत कोशिका रोबोट हुक ने की थी। सर्वप्रथम जीवित और मुक्त कोशिका खोज किसने की? लेवन हुक। रोबोट हुक ने मृत कोशिका की, रोबोट ब्राउन ने केंद्रक की, मेंडलीफ ने अवसानी दी थी। ये रहा। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड और काइटिन, प्रोटीन और वसा, प्रोटीन और काइटिन, प्रोटीन और लिपिड, तो बताओ किसकी बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली बनी होती है, वो होती है प्रोटीन और लिपिड की। किसकी? प्रोटीन और लिपिड की कोशिका झिल्ली बनी होती है। अगला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। सर्वप्रथम कृत्रिम जिन का प्रयोग प्रयोगशाला संश्लेषण में किसने किया था? प्रयोगशाला में संश्लेषण किसने किया था, यानी कृत्रिम जिन का संश्लेषण किसने किया था, वो भी कहाँ? प्रयोगशाला में। ओमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने, MS स्वामीनाथन ने, रदरफोर्ड ने, तो इसका ऑप्शन होगा बी, हरगोविंद खुराना ने। अगला क्वेश्चन, अनुवांशिक का जनक किसे कहा जाता है? अनुवांशिक का जनक अरस्तु, रामदेव मिश्रा, ग्रेगर जॉन मेंडलिफ, लेमार्क। इसमें ये देखो उन्होंने ऑप्शन भी बहुत गजब के दिए, ये ऑप्शन तो नहीं था लेकिन मैंने ऑप्शन डाल दिया, ये रामदेव मिश्रा और जॉन मेंडल, तो इसका उत्तर तो होगा जॉन मेंडल, अनुवांशिक जनक। लेकिन भारत में अनुवांशिक जनक तब रामदेव मिश्रा, इसलिए मैंने ये डाला है। अनुवांशिक जनक
जॉन मेंडल, और भारत में रामदेव मिश्रा। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड किरण नलिका यानी CRT, कैथोड रे ट्यूब, प्रयोग द्वारा किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने थी पता ही है आपको, जे थॉमसन। और गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी, रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी, और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। ये चारों ऑप्शन आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड ने नाभिक की, और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की। तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड ने किसकी की? नाभिक की, और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की। इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, यानी शरीर में ऐसे भी अंग है जिन्हें आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लावा पलिया, तो उसमें होगा लाइसोसोम। क्या होगा? लाइसोसोम। सुमेलित कीजिए, अब इनको सुमेलित करना है, कौन सा किस में पाया जाता है, ये आपको अमल याद रखने हैं। तो क्वेश्चन इसके, इमली में होता है टार्टरिक अम्ल, सिरके में होता है एसिटिक अम्ल, संतरे में पता है ये खट्टा है इसलिए साइट्रिक अम्ल, और दूध में होता है लैक्टिक अम्ल। ये जो वही अम्ल पूछे गए, ये बताए गए आपको जो पूछे जाते हैं वो, सिरका को एसिटिक अम्ल, संतरा और नींबू को साइट्रिक अम्ल, इमली का टार्टिक अम्ल, और दही का लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, ये भी देखो वापस हम लोग आ गया। नींबू का बताया था आपको साइट्रिक, चिंटी का डंक तो वो होगा फार्मिक या मेथोनिक अम्ल, दोनों होते हैं। पिस्सू का डंक सेमी डंक है, मेथोनिक अम्ल। टमाटर का ऑक्जेलिक अम्ल आपको आया हुआ है, ये देखो वापस देख लो, नींबू साइट्रिक अम्ल, चींटी का फार्मिक अम्ल, बिच्छू का मेथोनिक अम्ल, टमाटर का ऑक्जेलिक अम्ल। तो आज के आपके 82 क्वेश्चन हो गए विज्ञान के। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको ये पता चलता है कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, ताकि आप उसी एरिया या उसी स्तर को देख के आप तैयारी करो। तो ये रहे हमारे क्वेश्चन आज के। इसी के और भी क्वेश्चन अलग अलग शिफ्टों में पूछे गए, अलग अलग एग्जाम में पूछे गए, और भी लाए जाएंगे आपके लिए, ताकि आपको 25 में से 22 क्वेश्चन सही करने का टारगेट मिले। तो आप भी मेहनत कीजिए, हम भी करेंगे। धन्यवाद।